हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो? बढ़िया है ना? वीडियो देख देख कर सभी स्टोरी और कविता और सब समझ में आता तो है ना? ओके, चलो ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट किया। चैप्टर नंबर 4 में क्या था? आप लोगों को उसमें से क्या सीखने को मिला? कौन सा चैप्टर था? पहले तो कथनी और करनी। हाँ, तो उसमें से आप लोगों ने यह सीखा कि हमें हमारे जीवन में हमेशा कथनी और करनी एक समान ही रखनी चाहिए, तो ही हमें हमारे जीवन में सम्मान मिलेगा। अगर हम लोग बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ तो हमें सम्मान नहीं मिलेगा। तो आप लोगों ने ये वाला जो गुण है वो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 पर सीखा। आज हम थोड़ा हिंदी ग्रामर करेंगे, यानी कि अभी आप लोगों ने 4 स्टोरी और काव्य और सब किया, तो थोड़ा हम नया सीखते हैं। तो आज हम हिंदी का ग्रामर सीखेंगे। ग्रामर का टॉपिक है संज्ञा। पहले तो मैं आपको संज्ञा का मतलब बताती हूँ। ओके, तो आप लोग ध्यान से ये वाला ग्रामर है वो समझोगे। पहले तो संज्ञा का मतलब जानते हैं। संज्ञा यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि ऐसे संज्ञा यानी कि ऐसे शब्द जिसके अंदर कोई व्यक्ति का नाम हो, वस्तु हो कोई भी, या कोई स्थान, प्रॉपर स्थान दिखाता हो, या कोई भाव यानी कि भाव अच्छा भी, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव में अच्छे अच्छे वो अहिंसा होते हैं, दया, ये सब पॉजिटिव भाव है, और नेगेटिव भाव में बुराइयां और वो सब नेगेटिव भाव में आते हैं। यानी कि ऐसे शब्द के जिसके अंदर व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भावों के नाम जो दर्शाता है, दिखाता है, उसको क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब हम देखेंगे कि हिंदी व्याकरण में संज्ञा के कितने भेद हैं। तो हिंदी व्याकरण में संज्ञा के 5 भेद है। फर्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो अब हम देखेंगे ये संज्ञा के भेद। अभी हम लोगों ने देखे, अब एक एक हम लोग संज्ञा के बारे में सीखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किस प्रकार बनती है, जातिवाचक। तो चलो हम सीखते। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 16, भाषा सज्जता। यहाँ पे है फर्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके हम व्याख्या देखते हैं। किसी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति का प्रॉपर नाम दिया गया हो, कोई प्राणी का नाम हो, या कोई भी स्थान के बारे में दिया गया हो, तो जो उसको सूचित करता हो वो संज्ञा को क्या कहलाया जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तब हम उसके एग्जाम्पल देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। फर्स्ट है आशा विमान चलाती है। यानी कि हमें ये आशा है वो क्या है? एक प्रॉपर नाम है, व्यक्ति है, तो ये क्या बना? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम देखते हैं सेकंड, नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है। यहाँ पे नर्मदा है, नदी है, लेकिन नदी के अंदर भी उसका नाम है, प्रॉपर नाम दिया गया है, इसलिए ये भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद है हिमालय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो यहाँ पे जो हिमालय है वो पर्वत है, तो पर्वत के अंदर भी उसका नाम है, प्रॉपर नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद है नीम गुणकारी पेड़ है। यहाँ पे नीम है वो पेड़ का नाम है, लेकिन यहाँ पे नीम है वो प्रॉपर नाम दिया गया है, तो नीम है वो भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यानी कि कोई व्यक्ति हो या कोई प्राणी, स्थान का नाम प्रॉपर दिया गया हो तो वो क्या बनती है? संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते
है, यानी कि ऐसी संज्ञा जो पूरी जाति का नाम दिखाती हो उसको जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। तो एग्जाम्पल देखेंगे हम। हमारे देश के सैनिक बहादुर है। सैनिक है वो एक पूरी जाति है, प्रॉपर उसके अंदर नाम होते हैं, लेकिन यहाँ पे नाम नहीं दिया गया है। सैनिक यानी कि एक पूरी जाति दिखाती है। उसके बाद है हमारी गाय का नाम गौरी है। यहाँ पे नाम है गौरी, गौरी है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है और गाय है वो एक जाति है, तो ये जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद है नदी को लोक माता कहते हैं। यहाँ पे नदी है, यहाँ पे प्रॉपर नाम नहीं दिया गया, यानी कि यहाँ पे नदी यानी एक पूरी जाति, वो एक पूरा जाति दिखाती है। नाम दिया गया होता तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती, लेकिन यहाँ पे नदी दिया गया है तो ये है जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद एक कुत्ता वफादार प्राणी है। यहाँ पे कुत्ता है वो पूरी जाति का हमें वो जाति दिखाती है उसकी संज्ञा, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा। तो आप लोगों को जातिवाचक संज्ञा के बारे में भी अब समझ में आ गया कि जिसके अंदर पूरी जाति का संबोधन कराती हो ऐसी संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा कहलाया जाता है। तो अब हम देखेंगे भाववाचक संज्ञा, पेज नंबर 27। जो शब्द गुण, दोष, भाव, दशा आदि का बोध कराते हैं वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जिसके अंदर गुण आते हैं, दोष हो, भाव हो, दशा हो, ऐसे जो शब्द का हम लोगों को दिखाए जाते हैं, बोध कराते हैं, वो क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे देखेंगे सच्चा, यहाँ पे सच्चा है वो एक शब्द है। अब सच्चा में से हम उसका नया शब्द बनाएंगे सच्चा ई, तो ये भाववाचक संज्ञा बन गया। उसके बाद यहाँ पे देखो ऊंचा, ऊंचा है तो ऊंचा में हम लोग उसके अंदर भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो ऊंचा ई। उसके बाद यहाँ पे बचपन दिया गया है तो इसका हम लोग भाववाचक बनाएंगे तो इसका तो बच्चा तो बचपन। उसके बाद है लंबाई, अमीरी, लड़ना, बुढ़ापा, यानी कि ये सब भाववाचक संज्ञाएं है जिसके अंदर भाव दिखाते हैं। कोई दशा होता है, दोष, गुण, जो ऐसे शब्द दिखाते हैं, ऐसी संज्ञा को हम भाववाचक संज्ञा कहलाया जाता है। तो अब देखेंगे हम 4 नंबर वाली संज्ञा, वो है समूहवाचक संज्ञा। यहाँ पे उसकी कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है, लेकिन मैं आपको समझा दूं कि ऐसे शब्द कि जिसके अंदर कोई समूह के नाम दिए गए हो, ऐसी संज्ञा को समूहवाचक संज्ञा कहलाया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे हम फर्स्ट, आप लोगों उसके एग्जाम्पल देख लेंगे। रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ रहती है। भीड़ यानी वहाँ भीड़ है, वहां पे क्या भीड़ समूह होता है ना, तो ये समूहवाचक संज्ञा। जहाँ पे समूह का जो निर्देशन कराती है शब्द, उसको हम समूहवाचक संज्ञा बोलेंगे। बच्चों की टोली होली खेलने निकली है। टोली है वो भी एक समूह है, तो समूहवाचक संज्ञा। सभा में कई लोग इकट्ठे हुए हैं। सभा के अंदर आप लोगों को पता है बहुत सारे लोग होते हैं, यानी कि समूह होता है, तो ये समूहवाचक संज्ञा। तो उपरोक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द भीड़, टोली और सभा समूहवाचक संज्ञा है। अब 5 नंबर का जो है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। आप लोगों की टेक्स्ट बुक में उसके बारे में नहीं है, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि उसके अंदर कोई पदार्थ या चीज वस्तु के नाम दिए गए होते हैं तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा बनता है। लेकिन आप लोगों के वो अभी सिलेबस के अंदर नहीं है, तो हम लोग उसके बारे में जानकारी नहीं लेंगे। आप लोगों को 8th स्टैंडर्ड में आएगा तब हम लोग ये वो वाली संज्ञा सीखेंगे। अभी आप लोगों को जो अभी मैंने 4 संज्ञा सिखाई, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वाली 4 संज्ञाएं समझ में आ गई होगी। तो उसके मुताबिक हम लोग वर्कबुक के अंदर उसका मुहावरा करते हैं। निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। आप लोगों को शब्द दिए गए उसमें से भाववाचक संज्ञाएं बनानी है। तो फर्स्ट है सच्चा, सच्चा तो सच्चा ई, हमने एग्जाम्पल में देखा था। उसके बाद है ऊंचा, तो ऊंचा ई।
बच्चा तो बचपन, लंबा तो लंबाई, अमीर तो अमीरी, बूढ़ा तो बुढ़ापा। अब हम देखेंगे संज्ञा का भेद। देखिए, मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है। यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है, जो नीचे डेश किया गया है, जो संज्ञा है वो आप लोगों को कौन सा, उसका प्रकार क्या है संज्ञा का, वो लिखना है। तो यहाँ पे मनुष्य है, वो क्या है, मनुष्य के अंदर नाम नहीं है प्रॉपर, लेकिन मनुष्य है वो एक पूरी जाति है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद है, हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए। यहाँ पे अहिंसा है वो भाव दिखाता है, यानी कि ये भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद है, रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ रहती है। भीड़ यानी समूह, तो समूह जहाँ पे दिखाता है वो कौन सी संज्ञा है, चलो बताओ, किसी को समझ में आया? हाँ, समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद है, क्षमा वीरों का आभूषण है। तो क्षमा है वो भी क्या है, भाव है, तो ये भी भाववाचक संज्ञा। उसके बाद है फूल, तो फूल के अंदर उसका प्रॉपर नाम नहीं दिया गया है, बल्कि यहाँ पे फूल है वो पूरी जाति दिखाता है, यानी कि फूल है वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा। हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए, तो विनम्रता है वो भी क्या है, एक प्रकार का भाव है, तो भाववाचक संज्ञा। सभा में कई लोग इकट्ठे हुए हैं, तो सभा है, सभा के अंदर भी बहुत सारे लोग होते हैं, समूह होता है, तो वो भी समूहवाचक संज्ञा। तो अब हमने मुहावरा भी कर लिया, तो आप लोगों को ये होमवर्क में करना है, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये संज्ञा समझ में आ गई होगी। ओके।